हाय एंड वेलकम बैक अगेन। चैप्टर 5 प्रीवियस सेशन से हमने स्टार्ट किया जाना कि ट्रांजिडेंशियल फंक्शंस और अलजेब्रिक फंक्शंस क्या है, लॉग एक्सपोनेंशियल नंबर्स क्या हैं या इसके फंक्शंस किस तरह से होते हैं, ग्राफिकली अंडरस्टैंड करने का तरीका, वो सारी चीज़ें जानी हमने। इस सेशन पर हम डिस्कस करेंगे कि लॉग एक्सपोनेंशियल और ई विच मीन यूलर नंबर को इन अ फॉर्म ऑफ द रियल लाइफ हम किस तरह से देखते हैं और इसे किस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बता दो चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटीरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको मिलते रहें और ये मोटिवेशन मेरी बरकरार रहे ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। अगर आप आर प्रोग्रामिंग पे इंटरेस्ट रखते हैं फॉर द कंप्लीट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, तो देयर इज़ अ कोर्स लाइव ऑन udemy.com जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर मुश्तमिल रह रहा है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स कंप्लीटली यहाँ से पढ़ते हैं सो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंस और द एक्सपर्ट इन एनी फॉर्म। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हेयर कि लॉग को अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखें तो लॉग को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर इन अ फॉर्म ऑफ द एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये हम 4 चीज़ों को यहाँ पर लेवल बाय लेवल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन इन अ अर्थक्वेक इंटेंसिटी मेजरमेंट, यानी जो भूकंप है या जलजला है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पर हम एसिड, बेसिड एंड सॉल्ट के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, यानी एसिडिक मेजरमेंट ऑफ द सोल्यूशन जिसको हम pH वैल्यूज़ कहते हैं, उसे भी मेजर करने के लिए हम लॉग का इस्तेमाल करते हैं। साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, साउंड की जो इंटेंसिटी है, लेवल है, उसको मेजर करने के लिए भी लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लार्ज वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए भी लॉग का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लेवल समझते हैं कि लार्ज वैल्यूज़ को एक्सप्रेस करने से क्या मुराद है, हम लॉग वहाँ पर किस तरह से हेल्पफुल साबित होता है। तो एज वी रिकॉल कि अगर मैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करूं तो बेस 10 हो सकता है, बेस 2 हो सकता है या फिर बेस ई हो सकता है, जिसे हम यूलर नंबर कह रहे होते हैं। अगर मैं इस लॉगरिथमिक फंक्शंस की बात करूं जो लॉग बेस 10 के साथ यहाँ पे लिखा गया है, तो हम इसे पढ़ेंगे कि लॉग बेस 10 की कौन सी वो वैल्यूज़ होगी जो 10 पर पावर आएगी वो 100 के बराबर होगी। तो हम इसे इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म जो फंक्शन था वो लॉगरिथमिक फॉर्म था, फिर हमने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे लिखा और हम जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो 10 की पावर जब 2 लिखी जाएगी तो 100 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 होनी चाहिए। सेम फॉर द लॉग बेस 10 हेयर फॉर द 1000, तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 होनी चाहिए, जिसके बेस पर यहाँ पर x की जगह पर जब 3 आएगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा, जबकि यहाँ पर 2 को, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ से हमने रिकॉल कर ली। इसी तरह से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल को यहाँ पर एक एग्जाम्पल से बताया जा रहा है जो कि सेम एज इट इज़ यही है। अब लार्जर वैल्यू को एक्सप्रेस करने के लिए हमने जब कॉन्सेप्चुअल व्यू समझना होगा तो हमें सबसे पहले एक्स एक्सिस को समझना होगा। हम जानते हैं कि जब ग्राफ बनाया जाता है तो एक्स एक्सिस के अंदर पार्टीशंस वाइज वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 2 के साथ हो सकती हैं वो पार्टीशंस, 100 के साथ हो सकती हैं, 1000 के साथ हो सकती हैं। आप एज्यूम करें कि मैं 10 की पावर x यानी इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को या लॉग वैल्यूज़ को लिखना चाह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो क्या मैं वैल्यूज़ इस तरह से लिख सकता हूँ? किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 हो तो 1 के बराबर होता है, तो हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, विच मीन जो x की वैल्यूज़ यहाँ पर है वो 1 है। इसी तरह से x की वैल्यू 2 बराबर होती है 10 की, एंड सो ऑन। ये लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल वाइज वैल्यूज़ मैंने सारी लिख दी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब हम इनका डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पे जो डिफरेंस गैप है 1 से 10 के दरमियान, वही 10 से 1000 के दरमियान भी है। 10,000 से 10 की पावर 5 के दरमियान भी सेम डिफरेंस है, 5 to 8 एंड 8 to 14 10 टू पावर के दरमियान भी गैप सेम है। तो लिहाजा इस एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ के गैप को कम करने के लिए या लार्जर वैल्यूज़ को एक एक्सप्रेस वे पर डिफाइन करने के लिए हमने लॉग को यहाँ पर इस्तेमाल किया और उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक पावर ऑफ नंबर्स के साथ लिख दिया, यानी जो पावर वैल्यूज़ होनी चाहिए थी उसे हमने नंबर्स में लिख दिया। तो जो वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस तरह आने वाली थी उनको हमने यहाँ पर एक्सप्रेस कर दिया। अब इससे ये फ़ायदा हुआ कि इनके दरमियान जो वैल्यूज़ का गैप था वो कम हो गया, और एक्चुअली इन्हीं गैप्स को जब एक्सप्रेस कर लिया जाता है छोटी वैल्यूज से, यानी लॉगरिथमिक बेस वैल्यूज या पावर वैल्यूज से, तो इससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि लार्जर वैल्यू को एक्सप्रेस कैसे किया गया था। अब इसी स्केल को जो हमने लॉगरिथमिक में यूज़ किया अभी डिफाइन करने के लिए, उसे रेक्टर स्केल के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो रेक्टर स्केल विच मीन दैट इज नॉर्मली यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक
तो यहाँ पर 3 कंट्रीज़ को कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजरमेंट जब हम लॉग के साथ करते हैं तो वैल्यूज़ को एक्सप्रेस किस तरह से किया जाता है। तो जो अर्थक्वेक की लॉगरिथमिक बेस वैल्यूज़ है वो 10 होती है और m हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर जो रेक्टर स्केल का फंक्शन है जो m से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। हम एज्यूम करते हैं कि इंडिया में अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है वो 10⁻⁶ है। यूएस में जब कभी जो अर्थक्वेक आया वो उसकी पावर 7 थी और जापान में जो आया वो 9 रेक्टर स्केल पे वैल्यूज़ थी। यही वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाती है न्यूज़ में भी कि अर्थक्वेक के जो लेवल था या इंटेंसिटी थी वो 9.0 थी, 7.1 थी, 6.4 थी एंड वॉट एवर ये वैल्यूज़ इस्तेमाल की जाती है। जब हम इस 10⁻⁶ और 7 को कंपेयर करेंगे तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर 10⁻1 मिस गैप है, इसके दरम्यान यही गैप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूएस की जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम लार्जर है या स्ट्रॉन्गर है इंडिया से। और अगर मैं इंडिया को कंपेयर करूँ जापान की इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक से तो मैं कह सकता हूँ कि 1000 टाइम यानी 10⁻3 हाइयर या स्ट्रॉन्गर इंटेंसिटी रखती है एज कम्पेयर टू द इंडिया। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन और द एप्लीकेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन in a larger values as well as the Richter scale to understand the intensity of the earthquake. Now, the another proper example of the pH values जो कि हम acid, basic and salts की जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर इंटेंसिटी लेवल ऑफ द एसिड मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ लॉग को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन? वी कैन यूज़ द इक्वेशन ऑफ द pH वैल्यूज़ विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव लॉग टू द H positive. H plus you can say, where H plus in a large bracket represent the hydrogen ion concentration in a solutions. Taking the negative log of the H plus concentrations ensures that we end up with a positive pH values. तो ये नेगेटिव साइन जो है वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि जो H plus की जो वैल्यूज आ रही है वो इंश्योर करेगी कि pH की वैल्यूज पॉजिटिव होगी क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकती है। So this mean that if the solution contain 1 multiplied by 10⁻⁴, ठीक है, यहाँ पर -4 वैल्यूज है, तो m हाइड्रोजन आयंस इट्स pH वैल्यूज विल बी सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया जा रहा है और इस इक्वेशन को इस्तेमाल करने के बाद जो इसकी pH वैल्यूज आ रही है वो 4.0 आ रही है। तो अगर आप इस इमेज को देखें जिससे pH एंड POH स्केल दिखाया जा रहा है तो 7 वैल्यूज इसकी न्यूट्रल है, जब से इसके जो लार्जर इससे आगे की तरफ वैल्यूज जाएगी यानी 7 से जो लेस वैल्यूज होगी और जस्ट आगे जाने से मुराद यहाँ पर ये है वो इंक्रीजिंग एसिडिटी और डिक्रीजिंग H को दिखा रही है यहाँ पे H प्लस को, जबकि 7 से जो आगे आने वाली वैल्यू यानी 8, 9, 10 सो ऑन ये इंक्रीजिंग बेसिडिटी दिखा रही है यानी बेस वैल्यूज को इंक्रीज होता हुआ दिखा रही है और डिक्रीजिंग ऑफ OH दिखा रही है। तो pH के लिए हम फार्मूला नेगेटिव लॉग H प्लस लिखते हैं जबकि POH के लिए नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव लिखा जा रहा होता है। सो दैट इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शंस टू फाइंड द log और pH वैल्यूज बाय यूजिंग अ लॉग कॉन्सेप्ट। अब सेकंड पर जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो एक्सपोनेंशियल का आता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की बात करें तो एक्सपोनेंशियल से सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली किसी भी बेस के ऊपर जब पावर मौजूद होता है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल कह रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने लॉग का इन्वर्स भी देखा, लेकिन रियल लाइफ के अंदर हम इन चीज़ों को डिफरेंट सिनेरियोज पे इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं जब हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं या एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ऑफ द ग्राफ कह रहे होते हैं। What does it mean? So the definition here in the two lines says the straight line graph represent the steady increases, but exponential curve graph shows growth happening at faster and faster rate. यानी जब straight line curve होती है या either वो straight हो या diagonal हो straight पे रहते हुए तो वो steady यानी एक लेवल पर इंक्रीज ऑर्डर शो करती है, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो हम इस चीज़ को फास्टर ग्रोथ कह रहे होते हैं। कैसे? यानी अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखूं तो ये स्टेडी है यानी x की वैल्यूज जैसे बढ़ रही है वैसे y की बढ़ रही है, लेकिन सम टाइम हम कर्व को कुछ यूं देखते हैं यूं, तो उसका मतलब ये होता है कि कुछ लेवल तक तो x वैल्यूज इंक्रीज हुई लेकिन उस लेवल के बाद से हम x को इंक्रीज नहीं करते हैं बल्कि y को देखते हैं कि उसी रेंज पर रहते हुए वो इंक्रीज होती जा रही है ऊपर की तरफ। इधर वो ये कर्व थोड़ा सा इस तरह बैंड हो गया, ये बैंड नहीं होगा बल्कि ये कुछ हल्का सा बैंड रहेगा। ठीक है, अभी हम इसे एल्गोरिथमिक वे पे भी समझते हैं। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि फास्टर इसमें रेट ऑफ ग्रोथ है। यही वजह है कि बिजनेस लैंग्वेज के अंदर या सैलरी ग्रोथ पे वैसे होती तो नहीं है लेकिन इस्तेमाल किया जाता है कि बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस आपकी सैलरी जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। अगर आप रिकॉल करें कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम के सब्जेक्ट्स को, तो जब हम एल्गोरिथम की टाइम या स्पेस के रिस्पेक्ट से कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करते थे तो वहाँ पर हम कॉन्स्टेंट से शुरू करते थे। ठीक है, और उसके बाद इस तरह से ये लॉगरिथमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, बिग O ऑफ n log n, सिंपल log n, और उसके बाद फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म पर आते थे और क्वाड्रेटिक के बाद
ठीक है। क्वाड्रेटिक के बाद इधर वो पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक हो, उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल आता था, और एक्सपोनेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते थे बिग O ऑफ 2 टू पावर n, 2 टू पावर n यानी 2 की पावर n से इसे रिप्रेजेंट किया जाता था। और इसके बाद वर्स्ट केस हमारे पास जो है वो लास्ट वैल्यूज होती थी जिसे हम फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट कर रहे होते। अब इसे हमें अंडरस्टैंड करना है कि 2 की पावर n का जब ग्राफ बनेगा, ठीक है, तो उस चीज़ को हम एक्सपोनेंशियल के साथ या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अगर मैं सिंपली ग्राफ बनाऊं बिग O ऑफ n का, बिग O ऑफ 2 टू पावर n का, और इसी तरह से मैं एक ग्राफ बनाऊं जो कि मैं एक रफ ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, अभी हम उस इमेज से भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये मैं बना रहा हूँ, ये है 3 टू पावर n, ठीक है, यानी कांस्टेंट के ऊपर n मौजूद है, यहाँ पर भी एक बिगर कांस्टेंट पे n मौजूद है। तो इन कांस्टेंट नंबर ऑफ द ग्राफ के मिड पे यानी इस पे और इसके दरमियान हमारा एक ग्राफ बनेगा जो कि एक्सपोनेंशियल ऑफ x को रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ था और ये एक जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ था, इसके दरमियान e की एक्सपोनेंशियल ग्राफ रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक एक्सपोनेंशियल जो कि 2 की पावर n और 3 की पावर n के साथ था, और इनके दरमियान जो एक्सपोनेंशियल आया जिसे इवन नंबर कहा जा रहा होता है, ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जिस तरह नेचुरल लॉग होता है जिसमें लॉग की पावर e बेस इस्तेमाल होती है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल में भी e इस्तेमाल होता है जिसे हम नेचुरल एक्सपोनेंशियल पावर कह रहे होते हैं या एक्सपोनेंशियल बेस कह रहे हैं, राइट। तो दो कॉन्सेप्ट हमने समझे, सिंपल एक्सपोनेंशियल और उसके साथ अगर मैं e को एज अ बेस इस्तेमाल कर लूँ तो वो इवन नंबर ऑफ द एक्सपोनेंशियल होता है। अब सवाल ये होता है कि एक्चुअली ये e क्या है, ठीक है। जिस तरह से पाई और फाई की वैल्यूज होती हैं इर्रेशनल, बिल्कुल इसी तरह से e जिसको हम यूलर नंबर कहते हैं ये भी एक इर्रेशनल फॉर्म नंबर्स होता है, ठीक है। अब ये इर्रेशनल नंबर्स किस चीज़ को रियल लाइफ में रिप्रेजेंट करता है, इसे हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंक में फर्स्ट टाइम जाते हैं और आप वहाँ जाने के बाद एक ऐसा अकाउंट ओपन करवाते हैं जो प्रॉफिट बेस अकाउंट होता है। फर्स्ट बैंक पे जाने के बाद आपको कहा जाता है कि अगर आप इस बैंक में $1 डिपॉजिट करवाएंगे तो 1 साल बाद हम आपके डॉलर में 100% ग्रोथ करेंगे, यानी 100% आपको इंटरेस्ट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल बाद 100% हमें प्रॉफिट मिला और इस बेस पर हमारे पास जो डॉलर की क्वांटिटी हो गई वो 2। फिर आप सेकंड बैंक में जाते हैं और इसी रिस्पेक्ट से पूछते हैं कि मैं बैंक चेंज कर रहा हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके बैंक में $1 रखूँ तो मुझे 1 साल बाद कितने डॉलर मिलेंगे। वो बैंक कहता है कि हम आपको प्रॉफिट 1 साल बाद नहीं बल्कि 6 महीने के 2 क्वार्टर्स में देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50% हम आपको प्रॉफिट 6 मंथ बाद देंगे और 50% ग्रोथ जो है वो हम आपको 1 साल बाद यानी मज़ीद 6 महीने बाद देंगे। लेकिन इस 6 महीने में जितने भी आपने पैसे रखे होंगे उसका 100% उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। अच्छा, अब इससे मुराद ये है कि हम 100% की बात तो कंप्लीट में कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्योंकि मैंने अपने डेटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है तो उसकी ग्रोथ भी क्या होगी, हाफ पर होगी। तो $1 में जब मैंने 6 मंथ बाद इंटरेस्ट देखा तो उसमें 0.5% ऐड हो गया यानी $0.5। तो अब यहाँ पर डॉलर हो गया 1.5, ठीक है। अब टोटल 6 मंथ में हमारे पास जो डॉलर की क्वांटिटी हो गई वो 1.5 हो गई। अब 6 मंथ बाद जब इसमें प्रॉफिट ऐड किया जाएगा तो ये हो जाएगा ओरिजिनली आपके पास 1.5 जो पैसे ऑलरेडी मौजूद थे, फिर 1 जो हाफ मौजूद है आपके पास उसका 50% और मजीद जो आपके पास 50% है उसका 50% यानी 0.5 तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट आ चुका था। फिर उस 0.5 का 50% 0.25 यानी सम ऑफ दिस वैल्यूज विच मीन it's 2.25 which mean after 1 year you will get a $2.25 which is greater than this bank। इसी तरह से मैं तीसरे बैंक में जाता हूँ, तीसरे बैंक वाले ये कहते हैं कि हम आपको उससे ज़्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं क्योंकि हम अपने प्रॉफिट के मार्जिन को क्वार्टर वाइज रखते हैं, ठीक है, यानी 4 मंथ पे। तो इस रिस्पेक्ट से ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। अब इसने ये कहा कि हम 25% के रिस्पेक्ट से चलेंगे, ठीक है, और इस तरह से जो भी आपके पास अमाउंट होगी उस चीज़ को हम ब्रेक करेंगे, यानी $1 यहाँ पर था, फिर 25% इनके सम की जो भी वैल्यूज़ होगी वो यहाँ पर, फिर इनके सम की वैल्यू 25% के साथ मज़ीद और फिर सो ऑन। इस तरह से जब ये तमाम वैल्यूज़ एडअप हो जाएंगी तो इनकी जो टोटल वैल्यूज़ बनेगी वो बनेगी 2.44। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से ये समझ रहे हैं कि जब मैं अपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, देखें टाइम पीरियड एक ही है एक साथ, उस टाइम पीरियड पे अपने डेटा को जब मैं मल्टीपल्स ब्रेक कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम तो हमारा प्रॉफिट गेन हो रहा है।
तो उसका मतलब ये है कि अगर मैं मल्टीपल्स टाइम करते जाऊँ तो क्या इसकी वैल्यूज मजीद बढ़ती जाएगी? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। पर ऐसा नहीं है, बल्कि होगा यूं कि जब हम मल्टीपल्स वैल्यूज यानी पार्टीशंस को बढ़ाते रहेंगे स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर रहते हुए, तो हम देखेंगे कि हमारी वैल्यू 2.7 समथिंग के नियर पहुंचेगी, लेकिन इससे आगे नहीं जा सकी। ठीक है, इस चीज़ को एक पैटर्न से रीड करो, क्योंकि जब मैं अपने डेटा को यानी इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड को ब्रेक करता हूँ यानी 1 ड्यूरेशन पे, तो इसका मतलब होता है 1 + 100% ग्रोथ डिवाइड बाय 1 होल टू पावर 1। और इस पैटर्न को हम इस स्टैंडर्ड फार्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 + 1/n डिवाइड बाय n। अब इस n को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी 0 से 6 मंथ एंड 6 से 12 मंथ विच मीन ईयर। तो अब n की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, हम जो काम यहाँ से ब्रेक करके देख रहे थे, अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो सेम वही वैल्यूज आएगी जो अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, फर्स्ट पे $2 हो गया था, और थर्ड में जब हमने उसको फोर्थ में डिवाइड किया तो इस पैटर्न पे n की वैल्यू 4 लिखी तो 2.4 समथिंग वैल्यूज आई, यानी 2.441। क्या मैं अगर n की वैल्यू 1000 कर दूं तो उसकी वैल्यूज बढ़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम वैल्यूज बढ़ाते रहेंगे, ये हमारी उस e की तरफ मूव होगी जिसकी वैल्यूज 2.7128 समथिंग वैल्यूज आ रही होती, क्योंकि पॉइंट के बाद कंटिन्यू होता है, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है और इर्रेशनल नंबर को हम क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, जिस तरह से पाई है, ठीक है, जिस तरह से फाई होता है, बिल्कुल इसी तरह से क्यू बार यानी इर्रेशनल नंबर ई भी होता है जिसकी वैल्यूज कंटिन्यू। यहाँ से हमें ई का कॉन्सेप्ट मिला कि एक्चुअली ये जो यूलर नंबर है ई है, ये किस तरह से ड्राइव हुआ, और ये हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बता रहा होता है फॉर द कंपाउंड और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इन अ स्पेसिफिक 1 पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है तो उस पीरियड के अंदर रहते हुए आप डेटा को फर्दर जितनी दफ़ा चाहें ब्रेक कर लें, उसकी वैल्यूज़ ई से ज़्यादा नहीं हो सकती, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ई हो सकती है। बिल्कुल वही जिस तरह से अभी हमने ग्राफ में एक्सपोनेंशियल ग्राफ को रिप्रेजेंट होता हुआ इन दोनों के दरमियान देखा था। हियर इट इज। होप यू अंडरस्टैंड कि ये ई वैल्यूज़ क्या है और किस तरह से ड्राइव होकर आई है। इसी तरह से अगर हम उस कॉन्सेप्ट को देखें जिसका जिक्र मैंने किया कि मैं ई को जिस तरह से ब्रेक वैल्यूज़ बढ़ाते रहूँगा, तो क्या ये वैल्यूज़ बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं ऐसा, क्योंकि अगर आप ई को देखें, इस ग्राफ के अंदर अगर ये ई ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो हमारा फंक्शन है 1 + 1 डिवाइड बाय n होल टू पावर n। ये इसी वैल्यूज़ को अप्रोच कर रहा है, यानी जैसे जैसे n की वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है, हम 2 पॉइंट समथिंग वैल्यूज से भी इंक्रीज होते हुए कहाँ तक जा रहे हैं? 2.71827 एंड सो ऑन वैल्यूज़ पे। यानी ये भी कंटिन्यू है और इस वैल्यूज़ को भी हम कंटिन्यू, यानी ये फंक्शन ई को अप्रोच कर रहा है इन अ फॉर्म ऑफ द लिमिट, और इस लिमिट को यहाँ पर n गोज टू या n टू इन्फिनिटी रिप्रेजेंट किया गया। यानी जिस तरह से n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, हम अपने ई को अप्रोच करते रहेंगे। So that's all about the real life example of the log, exponential and the Euler numbers. Next session पे जाएंगे तो हम 5.1 को डिस्कस कर रहे होंगे, log functions को, exponential functions को देखेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो दोनों सेशन बड़े इंपॉर्टेंट थे with respect to the understanding of the real life exponential, logarithmic and the Euler function. फिर भी कोई सवाल हो, कोई चीज़ अगर समझ में ना आई हो, कमेंट सेशन पर मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस सवाल से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें और इसी तरह से जुड़े रहें ताकि यही मोटिवेशन बरकरार रहे। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।